अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट विद मोहसिन में आज हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम साहब, जो कि रिहैब सेंटर चला रही हैं, जो जितने भी लोग नशे के आदी हैं उनको ये नशा छुड़वाने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। आज इनसे बात करेंगे कि इनका प्रोसीजर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का सर फज़ल। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं बेसिकली लकी मरोद से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा सर, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ बुक्स रीडिंग है मेरी। ज़्यादा मैं बुक्स को, क्योंकि कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड देन रीड बुक्स। ठीक है, गुड। जी, तो मैं बुक्स मेरी हॉबी है। फ्री टाइम में मैं ज़्यादातर बुक्स ही स्टडी करता हूँ। ठीक है, इस फील्ड में कैसे आप बेसिकली? देखिए, लाइफ का एक मकसद होता है, जी ठीक है, जी, और सबसे बड़ा मकसद इंसानियत है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं तो समझता हूँ कि इस फील्ड से बेहतर फील्ड और कोई नहीं है, सही। क्योंकि इंसानों की खिदमत हो रही है, मुआशरे की खिदमत हो रही है। और अल्लाह भी कहता है कि अगर मेरी खुशनुदी चाहते हैं तो आप मेरे मखलूक के ऊपर रहम करें और इनकी खिदमत करें। ठीक है, और एक जो नशा है एक संगीन बीमारी है, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन ये काबिल इलाज है। ठीक है, नशे का फ़र्द होता है, उसका सिर्फ मुआशरे पर नहीं बल्कि उसके फैमिलीज़ के ऊपर भी उसके असरात होते हैं। ठीक है, मुआशरा भी मुतासर हो रहा है, ठीक है, और उसकी फैमिली भी इससे मुतासर हो रही है, इस चीज़ से। ठीक है, लेकिन ये काबिल इलाज है। हमारा जो सेंटर है इसमें जो है हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन एंड देन रिहेबिलिटेशन करते हैं। ठीक तो ये है, काबिल इलाज बीमारी है, सही है। इसको हम जुर्म नहीं कहेंगे। नशा जो है एक बीमारी है सर। ठीक है, आप इस रिहैब सेंटर को चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको चलाते हुए? ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स हो गए कि हम इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। सही है। अच्छा, ज़्यादातर पेशेंट आपके कौन से, नौजवान नस्ल है, बुज़ुर्ग हैं, कौन से लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं? सर मोस्टली तो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा है। सही है बाकी और वजूहात पे रीज़न्स भी है। जी। यूथ बहुत ज़्यादा है, इसमें टीनेजर्स भी आ जाते हैं कभी कभार, और जो है बाकी जो ओल्डर है उस एज में भी पाई जाती है चीज़ें। लेकिन जो मोस्टली मेजॉरिटी है, जिस तरह आपने पूछा है, तो यूथ इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आ रही है। अच्छा, आपके पास फीमेल्स भी आती हैं? फीमेल्स आती है, लेकिन हमारा उसका कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीमेल्स का रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाना। इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमारा मेल जो है, हमारा जो मेन वो है सेटअप है, मेल के लिए है। ठीक है, फीमेल के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं, लेकिन हाँ राब्ते होते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि फ़ीमेल्स का कोई सेटअप है, इस तरह कोई, मतलब फ़ीमेल्स के केसेस आ रहे हैं इस फील्ड में। जो है आजकल जो फीमेल्स है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है, नशे में आ रही हैं। नशे में आ रही है। अच्छा, जितने भी आपके पास रिहैब सेंटर में लोग आते हैं, डेर इस्माइल ख़ान से उनका ताल्लुक़ है? नहीं सर, हमारा जो है डेर इस्माइल ख़ान से तो काफ़ी, लाजमी बात है, डेर इस्माइल ख़ान में सेंटर यहाँ से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो है पूरे थ्रोट केपी से है, और पंजाब से भी बहुत ज़्यादा है। पंजाब जो साउथ पंजाब है, और इधर नॉर्थ पंजाब मियाँवाली तक हमारे पेशेंट्स है, और केपी, पूरे केपी से थ्रोट केपी हमारे पास पेशेंट्स मौजूद है, और वो अंडर ट्रीटमेंट है अभी। सही। तो आप जो रिहैब सेंटर जिस चीज़ चलाने के, आपके पास डॉक्टर उसके लिए मौजूद है, उसके प्रोसीजर क्या है आपका? प्रोसीजर्स जो है सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसके असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में जो होता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है, और जो उसके सोशल रिलेशनशिप है उसको हम मतलब पूरा इवैल्यूएट करते हैं। फिर उसके बाद जो है सेकंड स्टेप आता है, डिटॉक्सिफिकेशन का आता है। ठीक है, जो ड्रग्स है उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, ठीक है, और जो है मॉनिटरिंग की जाती है, सुपरविजन की जाती है मेडिकल असेसमेंट की 24 आवर्स। एंड थर्डली जो है फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है थर्ड स्टेज पर, जहाँ पर हम काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, थेरेपीज़ की जाती है, कि ये जो है मतलब वो साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ से बाहर आ जाए, वो मेंटली भी इस चीज़ से मतलब वो इनकार कर दे इस चीज़ को। सही सही। सर, आपका इलाज क्या है? मेडिकल, साइकोलॉजी, कौन सा इनमें से इलाज आप करते हैं? हमारा इलाज सर इंटीग्रेटेड है, दोनों इसमें आ जाते हैं, मेडिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। ठीक है, मेडिकली भी हम जो नीड है
वो भी हम पूरा करते हैं, जो सही थ्रू है। मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ड्रग्स को रिमूव करते हैं। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हमने साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है, क्लिनिकल कंसल्टेंट है जो काउंसलिंग भी करती है और थेरेपीज भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये सेशन है आपके मुख्तलिफ डॉक्टर्स आपने रखे हुए हैं, उसको वो रन कर रहे हैं उस जी, चीज़ को? डिफरेंट डॉक्टर्स हैं। अच्छा, जैसे इसमें साइकाइट्रिस्ट भी आपके पास आ जाता जी है? सर। और मायरे उसके बाद दूसरे कौन से डॉक्टर आते हैं? साइकोलॉजिस्ट है, साइकाट्रिस्ट होता है, और थर्ड वन जो है जनरल फिजिशियन होता है। अच्छा, जी सर। ठीक है। अच्छा, आपके पास अभी कितने पेशेंट हैं? अभी ऑलमोस्ट 130 प्लस है सर। अच्छा, जी। आपके रिहैब सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं? एक जो है ये बन्नू रोड के ऊपर है, बन्नू अड्डे के साथ अब्दुल्ला गार्डन में, और ठीक जो है। सेकंड वन है, सेकंड ब्रांच, ये मुरियाली मोड़ के ऊपर वाक़या है, अपोजिट दाल मिल। अच्छा, आजकल नशे कौन से ज़्यादा मतलब लोग कर रहे हैं? कौन सा नशा है जो ज़्यादा कर रही हैं? जो टॉप पर है आजकल वो है आइस। आइस जो है बिल्कुल टॉप के ऊपर है, बाकी नशे जो सेकेंडरीज में आ जाते हैं। आइस हर तरफ आइस, मतलब ये यूथ है डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से हर कोई आइस की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, और इसके इम्पैक्ट जो है, इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। इस पे हुकूमत भी कोई वर्क कर रही है? ओबियसली हुकूमत भी इसके ऊपर काम कर रही है। जो हमारा डेरा की पुलिस है, अदनान साहब है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको मतलब वो फाइट कर रहे हैं। बट एक दिन मैंने पूछा था किसी से, मैंने कहा कि इस चीज़ को आप ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे, रीज़न क्या है? तो उसने मुझे एक सिंपल सा आंसर दिया कि इसमें वाइट कलर लोग जो है वो भी इसमें मतलब इन्वॉल्व है, तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो नशा कर लेते हैं, मतलब नशा करते हैं, उसके बाद आपके पास रिहैब सेंटर में एडमिट हो जाते हैं। जी सर। उसके बाद जब वो छोड़ते हैं तो क्या वो प्रॉपर उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? वो क्या आप लाहेअमल आगे क्या लाहेअमल देते हैं? इस चीज़ के ऊपर सर हम उनकी ग्रुप थेरेपीज भी प्रोवाइड करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। सही है। और यही हम सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर डिस्चार्ज जब आप घर चले जाए, अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या किसी मेडिकल जो एक्सपर्ट है उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है। बजाय इसके कि आप ड्रग्स की तरफ जाए, आप टैबलेट्स मेडिसिन की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें आप ये भी बताइएगा हमें कि कैसे पता चलता है कि कोई आपके पास अप्रोच जब करता है तो आपको वो खुद बता देता है कि मैं ये नशा करता था, या उसकी क्या कंडीशन होती है? जब आपके पास कोई मरीज़ आता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? मोस्टली जो है सर, मैं घर वालों को तो नहीं बताते कि हम ये नशे कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब एडमिट हो जाते हैं आफ्टर 2 और 3 डेज़, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसे भी हमें पता लग जाता है। एग्रेसिव है, उसके कानों में आवाज़ें आ रही थी, मतलब वो बातें बताता है ना, कहानियाँ सुनाता रहता, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा नशा कर रहा था। और बाद में ये खुद भी डिस्कस करते हैं हमें, मतलब तफसील के साथ, क्योंकि हम इनको कहते हैं, एक एडवाइस है कि आप हमें जो चीज़ बताएंगे उसी का हम इलाज करेंगे। आप हमें साफ साफ मतलब जो क्लियर है वो चीज़ हमें बताएं, फिर उसी का हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या वो भी इलाज करवाने पे एग्री होते हैं? जो मेजॉरिटी है वो एग्री नहीं होते, घर वालों की मर्ज़ी से ही आते हैं वो, या ज़ोर ज़बरदस्ती हम पकड़ कर लाते हैं या घर वाले लेकर आते हैं। बहुत ही कम केसेस इस तरह है जो खुद अपनी मर्ज़ी से आते हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है। सर, जो नशे के आदी लोग हैं वो उनके इलाज में कितना टाइम लगता है उनको कि वो नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं दोबारा? हमारा जो प्रोसेस है सर, ये 4 मंथ के ऊपर 4 मंथ इसके ऊपर लगते हैं। ठीक है, और जो है क्योंकि 3 मंथ्स में जो है हमारा ब्लड चेंज हो जाता है, तो हर इंसान का होता है, जो हमारे ओल्ड सेल्स है वो मर जाते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, तो जो तलब होती है वो भी जिस्म से रिमूव हो जाती है। तो 4 मंथ्स ऑलमोस्ट लगते हैं। अच्छा, आपकी फ़ीस तकरीबन कितनी होती है? हमारी फ़ीस जो है सर, जो रेंज है एवरेज जो हमारी फ़ीस है वो 25,000 है। 25,000 पर मंथ, इसमें खाना पीना 3 वक्त का, मेडिसिन, मेडिकल सुपरविजन, काउंसलिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सके उनके लिए क्या करते हैं आप? उनके लिए हमारा एक अलग तरीक़ेकार है, उनके साथ हम फिर उनको हेल्प आउट करते हैं। किस तरह करते हैं आप हेल्प आउट? उन मतलब अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते 25,000 तो कम कर देते हैं हम उसके लिए। तो कोई अगर बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके लिए कोई भी ऐसा प्रोसीजर आप बता सकते हैं कि कोई आना चाहे, वो इस वजह से नहीं फैमिली ला सकती कि उनके पास वसाइल मौजूद नहीं है? सर हम काम कर रहे हैं कि अगर कोई बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके साथ क्या किया जाए,
क्योंकि अभी इस मौके के ऊपर हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि हम बाहर से हमें एक्सटर्नली कोई हेल्प नहीं आ रही है। हमारे जो इदारे चल रहे हैं इन ही फैमिलीज़ के सपोर्ट से चल रहे हैं जिनके पेशेंट्स हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है। अच्छा, जो नशे का आदी मरीज़ है उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है? अगर किया जाता है तो कैसे किया जाता है उसको? इस चीज़ के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं सर। ये काफ़ी फैमिलीज़ है जो कोऑपरेशन कर रही है, हमें कोऑपरेट करती है। फिर जो है हम फैमिली काउंसलिंग इस काम कहते हैं, उनके फैमिली वाले को हम कॉल आउट करते हैं। फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है वो उनको भी मतलब सेशंस काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग थेरेपीज़ होती है कि उनको भी हेल्प आउट कर दे इस चीज़ में। उसको भी देखिए, फैमिली के कंट्रीब्यूशन के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। एक अकेला इदारा इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। अब बाकी फैमिलीज़ एक माइंडसेट अवेयरनेस की कमी है। कुछ फैमिलीज इसके साथ एग्री नहीं कर रही होती कि प्राइवेसी का मसला है, इस चीज़ का मसला है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर इनको हम इंक्लूड करते हैं। प्राइवेसी किस तरह की होती है? वो क्या चाहते हैं कि कोई अगर उनका हो, ज़ाहिर बात है बदनामी है जी इस चीज़ से। जी, वो इस चीज़ को गलत तो समझता है ना, मुआशरा हमारी सोसाइटी इस चीज़ को गलत समझती है कि ड्रग्स है तो ये बुरी चीज़ है, एक लानत है। कुछ शरीफ घराने है, जब उनके बेटे इस चीज़ के ऊपर लग जाए तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को पता ना लग जाए कि इसका बेटा इस चीज़ का आदी हो चुका है। तो कहते हैं कि प्राइवेसी हमारी डिस्टर्ब हो रही है, आप इसको भी हाइड करके रखें और हमारा भी नाम मेंशन ना किया करें। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने अक्सर वो देखे, आपने वो कराची वाली वीडियोस अक्सर मेरे सामने आती हैं, तो जिस तरह वो काम करें, क्या वो भी फ्री कर रहे हैं? आप जैसे कह सकते हैं कि हुकूमत लेवल पे इस तरह कोई काम हो रहा है? हुकूमत लेवल पे सर काम हो रहा है, लेकिन वो मुअस्सर नहीं है। इसलिए जो प्राइवेट इदारे हैं वो मैदान में आ गए हैं, क्योंकि ये जो है इनको असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर 45 डेज़। लेकिन इसका इलाज 45 डेज़ में नामुमकिन है। इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, 4 महीने का प्रोसेस लगता है, उसके बगैर मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो है सरकार काम कर रही है इसके ऊपर, लेकिन मुअस्सर नहीं है इतना। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, अपग्रेड क्या लाना चाहिए कि प्राइवेट इदारे और वो मिल के काम अगर करें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं? मैं समझता हूँ सर, गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ को जड़ से ही काटना चाहिए, फिर इदारों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर ऊपर से कंट्रोल आ जाए ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो ये मसले का यही एक सिंपल हल है। इस तरह तो इदारे खुलते जाएंगे, और अगर ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन ना रोकी जाए, उसका रोकथाम ना किया जाए, फिर इदारों का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये तो आप वो बात करें जो नामुमकिन सी बात है कि ड्रग्स को रोकना, क्योंकि आप देखे जाए तो बाहर मुल्क में भी नशे के आदी बहुत ज़्यादा लोग हैं। जी सर। तो ऐसा मुमकिन है? यस, मुमकिन है। देखिए, एक चीज़ है जो आपकी यूथ को ख़राब कर रही है, स्पॉइल कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। एक चीज़ है जो बिगाड़ पैदा कर रही है आपके मुआशरे में। काफ़ी कंट्रीज़ में जो है, आप जिस तरह यूरोप को आप देख लें, वहाँ पर जो है टीनेजर्स के ऊपर सिगरेट भी बैन है। वो सिगरेट भी एक शॉप से नहीं ख़रीद सकते। ठीक है। तो अगर इस तरह के इकदाम और पॉलिसीज़ बनाई जाए तो इसका रोकथाम मुमकिन है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती सर। अच्छा, आजकल ना नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर, तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि वो नशे की तरफ जा रहे हैं? सर, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि क्यों जा रहे हैं। अगर आप सोसाइटी की तरफ देखें, एक तो फैमिली प्रॉब्लम्स है, दूसरी तरफ जो सोशल प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग के पास डिग्रियां होती हुई भी उनके पास जॉब नहीं है। बहुत से रीज़न्स है। और जो है महफ़िल, अगर आपकी महफ़िल ख़राब है तो भी वो आपको बिगाड़ देती है। मतलब बहुत से रीज़न्स है जो ड्राइव करती है आपको ड्रग्स के ऊपर। अच्छा सर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी कौन से पेशेंट्स आते हैं? किस क्लास के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं? मेजॉरिटी जो है सर वो मिडिल क्लास की है, क्योंकि जितने मसले मसाइल सारे मिडिल क्लास की, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। एलीट क्लास है, उसको तो इस चीज़ का खबर ही नहीं है उसको इस चीज़ की। तो ज़्यादा मसला मिडिल क्लास में, उनको ज़्यादा ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो ऐसे माशाल्लाह आप भी यंग हैं, ठीक है, और इस यंग एज में आपने बहुत सारी फैमिलीज़ को खुशी के लम्हात भी दिए हैं। उनके मरीज़ जब ठीक होके जाते हैं, तो इंस्पिरेशन आपकी कौन सी है इस फील्ड में आने के लिए? सर, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है मेरा बड़ा भाई है, इस्लामुद्दीन नाम है उसका। तो मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है मेरी वो है, मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हूँ। मैंने अदनान साहब की बड़ी तारीफ़ सुनी है, ठीक है,
उनका कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ को ख़त्म करने में, DI खान में मोस्टली? मोहसिन भाई, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अदनान साहब ने कितना काम किया इस चीज़ के ऊपर। उसने बहुत काम किया DI खान में। मोस्टली जो है बड़े जो डीलर्स थे उनको भी पॉइंट आउट कर दिया। कई जो है डीलर्स वो जेलों में पड़े हैं। बाकी जो यूज़र्स है, एडिक्टेड पर्सनस है, वो जब भी किसी को मतलब पकड़ते हैं तो हमारे यहाँ वो भेज देते इलाज के लिए। तो उसके बड़े खिदमात है इस फील्ड में। वो नशे के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहा है शुरू से, जब से वो आया है। इसके ऊपर कंट्रोल भी टू सम एक्सटेंट हुआ है जब से वो आया है। फ़र्क पड़ा है DI? फ़र्क पड़ा है बहुत। मतलब उनके नाम से लोग अब भी डरते हैं? जो बड़े बड़े डीलर्स थे वो बिल्कुल गायब हो गए। अच्छा भाई, एक और बात भी यहाँ पे है कि लोग ना नशे करने वालों से बहुत नफ़रत करते हैं। क्या हमें उनसे नफ़रत करनी चाहिए? ओबियसली नॉट, क्योंकि देखे नफ़रत जो है जुर्म से करनी चाहिए, इंसान से नहीं। फिर नशा जो है जुर्म नहीं है, एक बीमारी है और काबिले इलाज बीमारी है। इसका इलाज मुमकिन है अगर वक्त पर किया जाए। कहते हैं ना कि अगर जो आपकी आदत है अगर वो पर ना बदली जाए तो वो ज़रूरत बन जाती है। ठीक है। तो इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टाइम के ऊपर इस चीज़ को स्कोप आउट करे। तो फैमिली को पता अक्सर कैसे चलेगा कि नशे में, उसकी कोई सिम्टम्स बहुत सारे हैं सर। अगर कोई बंदा मतलब बिला वजह एग्रेशन शो करे, गुस्सा करे घर में, ठीक है, खाना पीना उसका कम हो जाता है, नींद उसकी डिस्टर्ब हो रही है, मतलब ना टाइम पे उठता है ना टाइम पे सोता है, कहीं दिन घर से गायब रहता है, रात को जो है देर से आता है घर पे। ये जब वजूहात किसी में ये सिम्टम्स है तो इट्स मीन्स कि वो ड्रग्स की तरफ माइल है। आपके कहने का मकसद है कि वालिदैन को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए सर। जो आजकल जो इन्वायरमेंट है और जो आप देख रहे हैं ख़ुद माहौल को, तो अपने बच्चे के ऊपर कड़ी नज़र निगरानी में रखना चाहिए वालिदैन को। अच्छा, हम देखते हैं आउट ऑफ सिटीज़ में बहुत सारे हम केसेस देखते हैं कि नशे के आदी यंग जनरेशन जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होते हैं। आपके पास DI खान में भी ऐसे आते हैं लोग? जी सर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, टीन एजर्स है जो इस नशे की लानत में मुब्तला है, और वो स्टूडेंट ही है कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के। मेन वजह जो रीज़न जो है अवेयरनेस की कमी है, और अक्सर जो है लोग तजस्सुस में इस चीज़ की तरफ चले जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि गपशप में मैं थोड़ा जायका चख लेता हूँ, तो मस्ती में फिर जायका जो है वो ज़रूरत बन जाती है। अच्छा, आजकल एक बहुत चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, वेब जिसे कहते हैं। जी सर। ठीक है, तो उसके नुकसानात और उसके हवाले से भी वो उस तरह ख़तरनाक है जिस तरह आप आइज़ कह रही हैं? सर, जो चीज़ इस्लाम ने हराम की है तो उसके नुकसानात तो लाजमी है। अब जो वेब है जो आप बता रहे हैं, इसका भी लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और जो भी नशा हो, चाहे नस्वार क्यों ना हो, हर एक चीज़ का अपना इम्पैक्ट होता है, तो इसके इम्पैक्ट्स है। एहतशाम भाई, ये बताइएगा कि नशे की आदत लोगों को क्यों पड़ जाती है? मोहसिन भाई, यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा डोपामीन केमिकल की, जो हमारे यहाँ माइंड से रिलीज़ होता है। ठीक है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब खुशी का लम्हा होता है, तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। इसको खुशी और सुकून का वो केमिकल कहते हैं। जो ड्रग्स के आदी होते हैं वो जब ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, जो उनका जो डोपामीन केमिकल है वो सारा इन्हिसार फिर नशे के ऊपर करता है। जो नशा है उसकी वजह से फिर वो डोपामीन रिलीज़ होता है, और जब वक्त के साथ साथ जब ये नशा बढ़ता है, जो मतलब नेचुरल एक प्रोडक्शन है जो रिलीज़ होता है डोपामीन, वो बंद हो जाता है। नशे की वजह से फिर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर जब भी नशा मतलब इंसान करता है, फिर डोपामीन रिलीज़, उसको खुशी का एहसास होता है, सुकून का एहसास होता है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है नशा, वो एहसास भी बढ़ता चला जाता है, फिर उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सी बात हो जाती है। उसी का इलाज आप करते हैं? जी सर, उसी का इलाज हम कर रहे हैं। अच्छा, आइस का सुनना है, गांजिया का सुनना है, ठीक है, ये गबीका ये क्या चीज़ है, ये कौन सा नशा है? गबीका सर आजकल हम कह सकते हैं कि ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन इसकी शिकायत ज़्यादातर हमें साउथ पंजाब से आ रही है, जो पंजाब के जो रीजन है साउथ वाले। गबीका एक टैबलेट है सर। ये नर्वस जब इंसान होता है, डिप्रेशन में होता है, या बिल्कुल आप मतलब नींद डिस्टर्ब है, तो प्रिस्क्राइब भी करते हैं अक्सर साइकाट्रिस्ट जो होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है देखिए
किसी भी चीज़ का अगर आप लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको उसकी आदत लत लग जाती है, नशा बन जाएगा। जी, नशा बन जाता है। फिर उनको इस चीज़ से वही सुकून मिलता है जो डोपामिन की मैंने बात की कि डोपामिन उसी चीज़ के ऊपर इन्हिसार करता है। मतलब अगर आप गबी का खाते हैं तो डोपामिन रिलीज़ होता है, अदरवाइज़ आपको खुशी सुकून महसूस नहीं होता। तो एक वही टैबलेट है आम सी, लेकिन फिर लोग उसको ज़रूरत बना। अच्छा एहतशाम भाई, कोई ऐसा पेशेंट भी बताएं जो सेहत याब होके गया हो और आपको खुशी हो उसी की, हर मरीज़ की खुशी होती है, कुछ ख़ास जो अभी भी आपके साथ ताल्लुकात में हो? मोहसिन भाई, मैं एक बंदे का नाम मेंशन करूंगा जिसको देखकर मुझे दिली खुशी महसूस हुई। यकीन माने वो जो है अभी हमारे जितने एम्प्लॉयज़ है उनका हेड है, ठीक है, स्टाफ मेंबर है हमारा। रिसेंटली उसकी शादी भी हो गई है। अच्छा। सबसे पहले जब वो आया था वो था चर्च की एडिक्शन थी उसको, ठीक है, लेकिन चर्च इस तरह थी कि मतलब पी नहीं रहा था, खा रहा था, इतनी एडिक्शन थी जी। जब वो हमारे पास आया 4 मंथ्स उसने जो हमारा ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जो है मतलब उसकी रिहेबिलिटेशन के बाद जब वो सेहतयाब हुआ तो उसके घर वालों के मशवरे से हमने उसको वहीं पे रखा हमारे साथ, मतलब उसको काम के ऊपर लगा लिया, ठीक है, रिहेब सेंटर में। अभी राउंड अबाउट 2 साल हो चुके हैं, अभी तक वो हमारे साथ है, नशे से बिल्कुल पाक है, उसकी शादी भी हो गई है, ठीक है, मतलब जो खर्च किया तो उसे डबल कमा भी लिया हमसे उसने, ठीक है। तो उसको जब भी मैं देखता हूँ मुझे दिली खुशी महसूस होती है कि कहीं ना कहीं, ठीक है ना, हमारी ये भी कामयाबी है। अगर एक बंदा भी हमारी मेहनत कोशिश से ठीक हो जाए तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। अच्छा सर, जो नशे की तरफ जाती हैं, ठीक है, इनके कोई अल्टरनेटिव भी है कि वो नशे की तरफ ना जाए? मोहसिन भाई, अगर कोई इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी और वजह से ड्रग्स की तरफ जा रहा है तो ड्रग्स की बजाय अल्टरनेटिव मौजूद है, क्यों नहीं है। देखिए हर मसले का हल मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन हम हल नहीं ढूंढते, हम जान छुड़ाते हैं, ठीक है। मेन इशू ये है। जो सबसे बड़ी रीज़न है अवेयरनेस है, हमें अवेयरनेस की बहुत कमी है। दूसरी बात है करेज, हिम्मत होनी चाहिए। देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मसाइल और खुशी दोनों अल्लाह की तरफ से है, और ज़िंदगी में मसाइल भी आते हैं, खुशियाँ भी आती है। अगर मसाइल आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए करेज के साथ। अल्टरनेटिव जो है, अगर आप डिप्रेशन के, तो यहाँ पर साइकाट्रिस्ट बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए बैठे हैं जो मतलब आपकी जहनी दबाव है, डिप्रेशन है, बाकी और कुछ मसाइल है, हेल्प आउट करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप वहाँ जाए, उनसे हेल्प ले, मतलब थ्रू मेडिकेशन भी इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं, हम भी थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ही कर रहे हैं इनको, ठीक है, मेडिकल सुपरविजन के थ्रू, साइकोलॉजिकल जो सेशंस होते हैं, ग्रुप थेरेपीज होते हैं, ये चीज़ें तो इलाज से पहले भी लोग कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि ड्रग्स की तरफ जाए, वो जो है डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, डॉक्टर उनको इस चीज़ से भी निकाल सकते हैं थेरेपी के ज़रिए। अभी जो हम निकाल रहे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, तो इस चीज़ में जाने से पहले वो उधर अगर चले जाते तो मसला इतना बढ़ता भी नहीं। नशा हल नहीं है इसका, नशा हल नहीं है सर, सब बीमारियों नशा जो है वो चीज़ों को और बिगाड़ देता है, ठीक है, मतलब वक्ती सुकून है आपका और उसके बाद ख़त्म हो जाना है, वक्ती सुकून है बस। जो आप डोपामिन की कह रहे थे कि एक खुशी और गमी के लिहाज से वो चीज़ होती है, एक नेचुरली यहाँ से रिलीज़, आपके माइंड से रिलीज़ होती है। जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ से रिलीज़ हो जाती है, फिर आप सुकून महसूस करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मतलब वो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है, आपको खुशी और सुकून मतलब फील होता है। अच्छा, आज आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, जैसे बेरोज़गारी हो गई, और सबसे बड़ा आजकल मसला है कि मोहब्बत में नाकामी है जी सर। तो उस तरफ से भी लोग नशे में चले जाते हैं, कोई सिगरेट पे लग जाता है, कोई स्टार्ट उसका सिगरेट से ही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है सर, जो इश्क में नाकाम लोग हैं। हाँ। देखिए सर, किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, ठीक है ना। आपको अपने आप को बेहतर कर देना चाहिए। अगर कोई गया है तो इट्स डजंट मीन कि आप फेल हो गए या आप उसको डिज़र्व नहीं करते, वो आपको डिज़र्व नहीं कर रहा था, ठीक है। यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर काम करे और बेहतर की तलाश में जाए। ड्रग्स इस मसले का हल नहीं है, ना ड्रग्स से तो वो वापस आ जाएगी, ठीक है, ना ड्रग्स से आपका मसला हल होगा, आपके मसाला और बढ़ जाएंगे, आप नफ्सियाती भी बन जाएंगे, जहनी बीमारी बन जाएंगे, डिप्रेशन वगैरह ये चीज़ें फिर आप में आ जाती है। अगर किसी के साथ इस तरह के कोई मसले मसाइल होते हैं तो वो अपनी ट्रीटमेंट करवाए। ट्रीटमेंट का साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं,
आप उनके पास जाए, वो आपको हेल्प आउट करेंगे थ्रू सेशंस, थ्रू काउंसलिंग। वो हर मसले का सलूशन मौजूद है सर। लोग चांद पे पहुंच गए और हमारे इश्क वाले मसले हल नहीं हो रहे। जो ड्रग्स की तरफ जा रही हैं या जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है, जो फैमिली, उनकी फैमिलीज़ के लिए? मेरा मैसेज यही है सर कि पहले भी मैंने बताया कि नशा जो है वो एक संगीन लेकिन काबिल इलाज मर्ज़ है। ठीक है। इसका इलाज पॉसिबल है। जिन फैमिलीज़ में ये मसाइल प्रॉब्लम मौजूद है, अगर उनके घर में कोई इसका बेटा भाई ये नशे के लत में मुब्तला हो चुका है, तो उनको चाहिए कि एज सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको एडमिट करवा दिया जाए। क्योंकि देर हो जाती है तो फिर देर ही हो जाती है, ठीक है ना, फिर वापसी मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ से अपने बच्चों के ऊपर आपको निगरानी करनी चाहिए कि वो इस चीज़ की तरफ ना जाए। और ड्रग्स के रोकथाम के लिए मैं तो कहता हूँ सेशंस होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारी यूथ को खाई जा रही है और ये फ्यूचर में खोखला कर रही है, और ये फ्यूचर में आप समझे कि ये हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगी। तो पाकिस्तान में तो मैंने मुख्तलिफ शहरों में देखे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में देखे हैं, वहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं। क्या डी खान में भी कोई ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो ड्रग्स के ऊपर सेमिनार्स का, जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि कोई सेमिनार्स हुए हों ऐसे कुछ? इस तरह के डी खान में तो कुछ नहीं हुआ है सर, आज तक हमने भी नहीं देखा। आप पहले इंसान है मोहसिन भाई जिसने मैं इनवाइट किया कि इस चीज़ को उजागर किया जाए, सोसाइटी को भी मतलब कोई अवेयरनेस हो जाए इस चीज़ के बारे में, उनको भी पता लग जाए कि क्या चीज़ है। यहाँ पर इदारे भी मौजूद है। दूसरी बात ये सर कि हमारा बिज़नेस नहीं है, हम इसको बिज़नेस नहीं समझ रहे, क्योंकि देखिए इस चीज़ को तो हम चैलेंज करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है या जो हमारा इदारा है, इस जैसे इदारा मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा है। क्योंकि वजह यह है कि जो रिक्वायरमेंट्स है, जो स्टाफ है, वो सब हमारे पास मौजूद है। डी खान में किसी के पास भी ये स्टाफ मौजूद नहीं होता। वो एज अ बिज़नेस इस चीज़ को कर रहे हैं, फीस से खाए जा रहे हैं, ठीक है। कोई थेरेपीज़ नहीं होती, कोई काउंसलिंग नहीं होती, कोई साइकाट्रिस्ट असिस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हर एक फैमिली को अगर उनके घर में ये फ़र्द है नशे वाला, अगर वो उसको कहीं पे एडमिट करना चाहते तो उनको चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंक्वायरी करे, चीज़ की जांच पड़ताल करे कि मैं अपने बेटे को कहाँ एडमिट कर रहा हूँ, उसका खाना पीना कैसे होगा, डॉक्टर्स कौन है, चेकअप किस तरह होता है, कौन सी मेडिसिन यूज़ हो रही है। जो चीज़ जो आपने पहले पूछी कि ये चीज़ बढ़ रही है, मतलब रुक नहीं पा रही है, तो मेन वजह ये है, इदारे तो बहुत है लेकिन काफ़ी जो मोस्टली इदारे हैं वो सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है। 4-5 महीने हम रख लेते हैं पेशेंट को, फिज़िकली तो वो ठीक हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, ड्रग से भी दूर है, उसकी शक्ल भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो है साइकोलॉजिकली उसके ऊपर काम नहीं हुआ होता है, इसलिए फिर रुक नहीं पाते और दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। आपका जहाँ भी आप एडमिट करना चाहते हैं, पहले आप इंक्वायरी कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर ले, उसके बाद ही आप एडमिट करवाए बंदे को। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ये बिज़नेस आप एज ए बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने कितनी कंट्रीब्यूशन किया कि कोई सेमिनार किया जाए? आपने कितने सेमिनार्स किए हैं यहाँ पे? सेमिनार्स तो कंडक्ट नहीं किए, लेकिन मैं काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में अपेयर हो चुका हूँ। ये जो डेरा मीडिया है इनके पास, इनके साथ ही मैं, इन लोगों ने इनवाइट किया था तो मैं अपेयर हो गया था। इस तरह क्वेश्चन अवेयरनेस प्रोग्राम था तो उसमें मैंने कंट्रीब्यूशन दी है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी मेरा हमारा जो अकाउंट है, अपना पेज है, उसके ऊपर भी मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा लाहेअमल भी तैयार कर सकते हैं कि कुछ आप जैसे इतनी खिदमत कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके या कॉलेजेस में जाके आप कोई सेशन दें, या हुकूमत इस लेवल पे कुछ ऐसा करे, आपकी भी कंट्रीब्यूशन हो, आवाम की भी हो, और सबकी मिल के कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जिसमें लेक्चर दिए जाए और समझाया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि ये चीज़ गलत है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और हम तो हाजिर है गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी और अकेले भी इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के ऊपर हम दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो हमारे पास पेरेंट्स आते या कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है तो हम फुल गाइडलाइन उसको हम उसके सामने पेश करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जब भी इंशाल्लाह कहीं मौका मिलेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ से। एहतशाम भाई, आप इस डे खान के लिए हीरो हैं, ठीक है, और आपने बड़ी स्ट्रगल की हुई है और इस चीज़ को बड़ा अच्छा इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं।
इस तरह लोगों को आना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं कि सेशंस होने चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, अवेयरनेस ज़रूरी है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अवाम को, डी खान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है हमारा एहसास ज़िंदगी मुंशियात अस्पताल की तरफ से कि नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। कुछ लम्हों की खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को दाव पर ना लगाए। ये कुछ लम्हों की जो खुशी है पूरे ज़िंदगी पर फिर जो है भारी पड़ जाती है। तो इस चीज़ से आप भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, और जितना हो सके इस चीज़ को आप शेयर भी करें, मैसेज भी पहुंचाएं और मना भी करें, और ड्रग्स की जो है इसको जो है मतलब क्या करें, इसकी मुखालिफत करें जितना आपसे हो सकता है। एहतशाम भाई ये बताइएगा कि आप अवेयरनेस पे बात कर रही हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए नशे को ख़त्म करने के लिए या मरीज़ के लिए, तो अवेयरनेस कैसे लेके आए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इस अवेयरनेस को कैसे फैलाया जाए? मोहसिन भाई अभी भी हम जो अभी रिसेंटली अभी जो प्रेजेंटली सॉरी आप और मैं बेटे ये भी अवेयरनेस के ऊपर ही काम हो रहा है जी। जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो मैं समझता हूँ वो सोशल मीडिया है। ठीक है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर जो वल्गैरिटी फहाशी हम स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, टिकटॉकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं या बाकी जो फजूल चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए जो मुआशरे को मतलब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो मुआशरे के ऊपर। अभी ड्रग्स इसके जो नुकसानात है, बाकी चीज़ें हैं, आपके हाथ में मोबाइल मौजूद है, तो क्यों ना इसी को प्लेटफॉर्म बनाकर देखिए। सोशल मीडिया हर घर में मौजूद है, ठीक है, हर बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया मौजूद है, तो इसी को मैं समझता हूँ कि इसको प्लेटफॉर्म बनाकर इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। अवेयरनेस हर घर तक पहुँचनी चाहिए कि नशा जो है वो एक लानत है। अच्छा, मुतअद्दिद बार आपने जिक्र किया आइज़ का। जी सर। तो ये आइज़ है क्या? आइस एक केमिकल है सर, इसको हम क्रिस्टल मीथ कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जिस तरह शुगर की शक्ल है ये शुगर के फॉर्म में होता है। ठीक है। ठीक है। ये जब 9/11 का वाक़या हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर उसने अटैक वगैरह, तो जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया उसके बाद ये चीज़ जो है वो लेकर आया अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान में ये चीज़ आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पाकिस्तान में है तो इसका यूज़ जो था वो स्टूडेंट्स ही कर रहे थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे या बाकी हायर एजुकेशन वाले थे, क्योंकि इससे आपको नींद नहीं आती। जब भी आप आइस का डोज लेते हैं आपकी नींद उड़ जाती है। ठीक है। आपको मतलब 2-3 नाइट 4 नाइट, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उसके पास टाइम कम होता है और स्टडी ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट जी। तो उसके बाद जो है ये कॉमन होती चली गई, ठीक है ना, क्योंकि इसके इम्पैक्ट जो है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स इसमें ज़्यादा नशा है। ठीक है। ये ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करती है। जो डोपामिन का मैंने जिक्र किया था, जो डोपामिन रिलीज़ होता है नशे की वजह से, ड्रग्स की वजह से, जब आप आदी हो जाते हैं तब। तो आइस जो है ये मतलब तेज़ रफ्तार है इसकी, मतलब इसकी रफ्तार बाकी नशों से तेज़ है। आपका डोपामिन जो है वो जल्दी जल्दी रिलीज़ होता है, सुकून और ये खुशी की मतलब ये फीलिंग्स आपको फिर आती है। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स है, असरात है, आप जो है मतलब फेयरनेस, खौफ जो है आप वो इंसान में आ जाता है। दूसरी बात एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। चौथी बात जो है हालुसिनेशंस, वहम ख्यालियाँ आ जाती है। जो पांचवी जो वो है सिम्टम्स, हर कोई मतलब जो आइस के मरीज़ है वो कहते हैं कि मेरे कानों में आवाज़ आ रही, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि जिन्नात है, जिन्नात का साया है मेरे ऊपर, ये आइस के सिम्टम्स है, ठीक है ना। मतलब तरह तरह की बात है और वगैरह। आइस जो है अगर कोई बंदा 2 इयर्स आइस पी ले और बाकी नशे 10 साल क्यों ना कर ले, वो 10 साल नशे आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करते जितना 2 साल में आइस आपको इम्पैक्ट करता है। तो आइस जो है ये जहर है, जानलेवा है, ठीक है। इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है इस चीज़ का रोकथाम होना चाहिए, इसकी तरफ मुहिम भी चलानी चाहिए, मुखालिफत भी इस चीज़ की होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी सोसाइटी को, नशे सारे खराब है, बहुत ख़तरा इससे लायक है। लेकिन नशे सारे ख़राब है, आपके कहने का मकसद है सबसे नशा बढ़ के यही आइज़ ही चल रहा है। डेंजर जो है सब में, देखिए स्टेजेस होते हैं ना कि कौन सा नशा कितना इम्पैक्ट करता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है वो आइस है। आइस बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एहतशाम भाई आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, आप इस काम को जारी रखिएगा, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।